जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों मैं आपको बता दूं, आज हमारी कंप्यूटर की डेमो क्लास की दूसरी क्लास है, यानी कि सेकंड डेमो क्लास है। ठीक है, और आज हम साथियों देखेंगे कि इसकी पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां हो गई और कंप्यूटर के टाइप्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे। आपको बता दें, पहले वाले में हमने कंप्यूटर का इतिहास देखा था। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि भैया आपके जो वीपीओ है या चाहे ऑडिटर है, ठीक, लेखाकार या फिर जूनियर असिस्टेंट, इसमें दोस्तों यूपी स्पेशल और कंप्यूटर दो सब्जेक्ट दोस्तों कॉमन है और एकदम सेम सिलेबस है। तो भैया मैं आपको बता दूं पहले चीज कि साथियों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो भैया जुड़ जाइए। आप 38 से 31 पदों के लिए, जिनके भी दोस्तों 65 प्लस के आसपास अंक है दोस्तों, वो हमसे जुड़ जाएं। मात्र अभी 399 रुपये में संपूर्ण तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और सबसे खास बात क्या दोस्तों, इसमें 2 टीचर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि हम कंप्यूटर की भी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और यूपी स्पेशल की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हिंदी पूरी पढ़ाई जा चुकी है। तो दोस्तों जुड़िएगा। ठीक है, और कंप्यूटर और देखिए यूपी स्पेशल तीनों के लिए कॉमन, चाहे वो वीपीओ हो, ठीक है, या फिर दोस्तों ऑडिटर हो। मगर कहने का मतलब यह है, अगर आप दोस्तों तीनों का फॉर्म डाले हैं या फिर 2 का फॉर्म डाले तो ये बैच ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपका कंप्यूटर और दोस्तों चीज़ें समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा देखिए हमने यूपी स्पेशल की एक अलग भी बनाई है दोस्तों, मात्र 99 रुपये में पूरी यूपी स्पेशल पढ़ाया है। तो जा करके आप देख सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप पर ज्ञान आरबीएल। ठीक है, और कोई भी चीज़ की अगर परेशानी दोस्तों, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, कॉल करके हमसे पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बता दें कि हमारा दोस्तों यूपी पुलिस का भी बैच है, ड्रीम बैच के नाम से आपको मिल जाएगा हमारे प्ले स्टोर में ज्ञान आरबीएल। ठीक है, और ये समर्पण बैच है दोस्तों आपके किसके लिए है, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों। इसमें आपको साइंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से, साइंस, हिंदी और जीके कराया जा रहा है। ठीक है, ये भी 399 रुपये, तीनों के तीनों कोर्स दोस्तों अभी 399 रुपये में है। जाइए, अगर आप चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं डेमो को। तो मेरे साथियों, आज हमारा कंप्यूटर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आपको पता है कि पहले में हमने कंप्यूटर के बारे में देखा था, उसके इतिहास के बारे में देखा था, कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ। आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियां देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती है, जनरेशन दोस्तों, किस प्रकार से ये आगे बढ़े। ठीक है, किस प्रकार से इनमें सुधार आया, किस प्रकार से आगे बढ़े। और मैं एक बात बताऊँ ना कि अगर कंप्यूटर से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था तो पीढ़ियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, किस पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। साथियों, अगर मैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करूं तो अभी तक दोस्तों 5 पीढ़ियां आई हैं। ठीक है, और देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था दोस्तों, कंप्यूटर पूरे कमरे में आता था। देखिए एक कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का देख सकते हैं कि पूरे कमरे में फैला हुआ है, मतलब आकार बहुत बड़ा होता था और काम बहुत कम करता था। ठीक है, मतलब समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं अभी बताऊंगा। अभी देखिए बहुत बड़ा था। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा कंप्यूटर दोस्तों किस उसमें होता था, प्रथम जनरेशन में। ठीक है, उसका सेकंड में दोस्तों उसको हल्का छोटा किया गया। ठीक है, उसमें क्षमता भी विकसित हुई जाता। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में उससे थोड़ा सा दोस्तों कम किया गया। ठीक है, देख सकते हैं थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। फोर्थ में दोस्तों उससे थोड़ा सा कम हुआ, और फिफ्थ में दोस्तों आपको बताते हैं कि देखिए और भी छोटा होता चला गया और थोड़ा सा दोस्तों देखने में भी अच्छा होता चला गया। देखिए मॉनिटर कितने अच्छे से है ना, कीबोर्ड वगैरह। तो ये चीज़ें अभी देखिए आप जो हैं इस समय वर्तमान दोस्तों 5th जनरेशन चल रही है। तो देखिए जनरेशन के हिसाब से, यानी कि आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा आकार किसका था, तो फर्स्ट जनरेशन का, उससे फिर दोस्तों छोटा, हल्का छोटा सेकंड का, फिर थर्ड का, यानी सबसे छोटा किसका है, तो 5th जनरेशन का, है ना। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए दिखाते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियों की, तो दोस्तों कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर यहाँ देखिएगा गलत लिख गया, देखिएगा ठीक। कंप्यूटर में अभी तक 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं। तो फर्स्ट जनरेशन या फिर फर्स्ट पीढ़ी, देखिए इनका दोस्तों समय भी पूछा था, यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, इनका समय भी याद रखेंगे। देखिए पहला जो जनरेशन था, यानी चाहे फर्स्ट जनरेशन कह लीजिए हिंदी में, प्रथम पीढ़ी दोस्तों, पहली पीढ़ी जो थी 1940 से लेकर के 1956 के बीच में थी। आपको बता दें यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि प्रथम जनरेशन में, यानी कि पहले पीढ़ी में किस का प्रयोग होता था दोस्तों, तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का। आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जनरेशन में किसका प्रयोग होता था, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बनता है, तो वैक्यूम ट्यूब का। दोस्तों ये एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो पहले जनरेशन में किसका प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का दोस्तों, ट्यूब का ना। चलिए आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर, मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा
निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किए जाते थे दोस्तों। और भाषा इस समय कौन सी थी, तो मशीनी भाषा या बाइनरी डिजिट दोस्तों, जिसमें 0 1 का प्रयोग होता था। जैसे दोस्तों इसके एग्जांपल बताऊं, जैसे एनियाक हो गया है ना, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, मार्क 1 हो गया। ठीक है, ये दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर थे। ठीक है, और इसमें दोस्तों बैच जो होता था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था यूज। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताना चाहूं क्या है इसमें, तो किसका प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब का दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले में दोस्तों ट्यूब का, किसका दोस्तों, निर्यात वाल्व बोलते हैं ना, निर्यात वाल्व है ना, हिंदी में निर्यात वाल्व बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब यानी कि दोस्तों वाल्व का प्रयोग हुआ। सबसे पहले में क्या हुआ, वाल्व है ना, यानी कि ट्यूब। ट्यूब देखते हैं साइकिल में जो ट्यूब होता है, सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों, टायर ट्यूब जो है चलने के लिए। तो ऐसे याद कर लेंगे कि प्रथम जनरेशन में दोस्तों ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर। ठीक है, याद रखेंगे सब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तैयार रखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसका दोस्तों सेकंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी का दोस्तों समय क्या है, तो 1956 से लेकर के 1964 तक दोस्तों। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी 2018 में दोस्तों एग्जाम हुआ था, उसमें मंडी परिषद का दोस्तों उसमें पूछ लिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1956 से लेकर के 1964 तक दोस्तों द्वितीय, ठीक है, सेकंड जनरेशन का समय था, याद रखेंगे। और इसमें दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, क्या, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, सेमी कंडक्टर के बने होते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग किया गया। सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि आपसे पूछेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों सेकंड में सा रहा और यहाँ पे ट्रांजिस्टर में भी आधा सा रहा दोस्तों, तो याद रख लेंगे ट्रांजिस्टर सेकंड में। ठीक है, तो दूसरे पीढ़ी में दोस्तों, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ और ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बने होते थे। ठीक, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2018 में दोस्तों। ठीक है, कि सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। और देखिए ट्रांजिस्टर होते क्या है, देखिए अभी दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, अभी दोस्तों लेटेस्ट वाला पेपर यूपी ट्रिपल एस से जूनियर असिस्टेंट 2023 के, इसमें पूछा गया था कि कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। यानी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं कि लाखों छोटे जो स्विच होते हैं दोस्तों, उनको मिल करके एक ट्रांजिस्टर बनता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2023 में अभी लेटेस्ट पेपर जो हुआ दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, उसमें पूछा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और, आईबीपीएस क्लर्क में भी दोस्तों यही पूछा गया था ट्रांजिस्टर के बारे में, यानी स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से एक चिप बनता है। ठीक है, जो हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं उनसे दोस्तों एक चिप बनता है, याद रखेंगे। और दोस्तों जो द्वितीय यानी कि दूसरा दोस्तों पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, उसमें क्या होता था कि असेंबली भाषा का प्रयोग लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग होता था। और भाषा कौन सी थी इस समय दोस्तों, असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। और मल्टीटास्किंग दोस्तों इस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, मल्टीटास्किंग ना, मतलब कि कई काम एक साथ कर सकते ना, मल्टीटास्किंग कर सकते थे। और टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी पीढ़ी। देखिए पहली पीढ़ी हमने ट्यूब का इस्तेमाल किया, हम देखिए साइकिल लाते सबसे पहले क्या ट्यूब का इस्तेमाल करते। दूसरे में सेकंड में दोस्तों सारा तो ट्रांजिस्टर, क्या सेकंड में क्या, ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्या दोस्तों, थर्ड में दोस्तों किसका प्रयोग हुआ, तो थर्ड के पहले हम समय देखते हैं दोस्तों। तीसरा जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी में समय क्या था, 1964 से 1971 तक। देखिए जब जो आपको दोस्तों पता है कि पूर्वी पाकिस्तान पे दोस्तों हमला किया गया था 1971 में, जो युद्ध हुआ था उसी समय दोस्तों ये समाप्त होता था। तो थर्ड जनरेशन दोस्तों 1964 यानी देखिए 65 में युद्ध होता है, फिर 71 ना, इसके बीच दोस्तों तीसरा जनरेशन चल रहा था, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, ये भी आपका याद रखना, देखिए डेट जरूर याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसमें जो तीसरी पीढ़ी दोस्तों, उसमें हम किसका यूज करते हैं, आईसी का। ठीक है, किसका, आईसी का प्रयोग करते थे। आईसी मतलब देखिए ये आपका पूछा गया क्वेश्चन, देखिए एसबीआई पीओ 2014 में, आईबीपीएस पीओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि थर्ड जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में हम किसका प्रयोग करते हैं, आईसी का। देखिए पहले हमने क्या बताया, ट्यूब का, किसका दोस्तों, ट्यूब का। दूसरे में हमने क्या बोला, ट्रांजिस्टर का। ठीक, और तीसरे में दोस्तों आईसी। ठीक है, तीसरे में क्या है, आईसी। देखिए यहाँ पे देखिए थर्ड में दोस्तों आई आ रहा है। ठीक है, थर्ड में आई आ रहा, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों आईसी का फुल फॉर्म पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में। देखिए पहली चीज क्या पूछा गया कि आईसी का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया, तो तीसरे में। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये आपका पूछा गया। अब देखिए यहीं पर दोस्तों तीसरे में ही दोस्तों एसएसआई का भी प्रयोग किया गया। एसएसआई का क्या होता है फुल फॉर्म, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और एमएसआई का भी प्रयोग किया गया, यानी एमएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद रखना है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट।
ठीक है। चलिए भाषाओं की बात कर ले इसमें दोस्तों, तो उच्च स्तरीय भाषा में दोस्तों जैसे PL1 पास्कल और बेसिक का प्रयोग इसमें किया गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि फोर्ट्रान दोस्तों वास्तव में दोस्तों फोर्ट्रान की खोज दूसरे में हो चुकी थी दोस्तों, मगर दोस्तों इसका प्रयोग जारी था इसमें भी। तो फोर्ट्रान का दोस्तों फुल फॉर्म का फोर से दोस्तों देखिए, फोर से मिलकर क्या बना, फॉर्मूला। देखिए फोर और प्लस ट्रान, फोर से दोस्तों फॉर्मूला का पहले 3 वर्ड ले लिए और फिर ट्रांस का मतलब था ट्रांसलेशन दोस्तों, यानी फोर्ट्रान का फुल फॉर्म आपसे पूछा तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसकी खोज दोस्तों जॉन बैकस ने की थी दोस्तों 1957 में, ठीक है, याद रखेंगे। और दूसरा दोस्तों कोबोल, कोबोल क्या दोस्तों, कोबोल का फुल फॉर्म का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज दोस्तों, ये व्यापार के लिए दोस्तों भाषा विकसित की गई थी और दोस्तों ये गणित के लिए फार्मूला के लिए ना इसके लिए की गई थी। तो दोस्तों ये दोस्तों आपसे पूछे कोबोल का फुल फॉर्म का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज दोस्तों, ग्रेस हुपर मूरे द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। अगर हम बात करें दोस्तों आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों, आपको पता आईसी का इस्तेमाल तीसरे जनरेशन में किया गया। तो आईसी दोस्तों किसकी बनी थी, सिलिकॉन धातु की। किसकी दोस्तों, सिलिकॉन धातु की दोस्तों आईसी बनी होती है। आपको बता दें आईसी खोज दोस्तों 1958 में JS किल्बी द्वारा किया गया, ये भी याद रखेंगे। दोस्तों तीसरे जनरेशन में जो आईसी यूज की जाती है उसकी खोज किसने की, तो किल्बी ने की थी, ठीक है। और दोस्तों जो अपने यहाँ बेंगलोर है दोस्तों उसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, क्योंकि दोस्तों सिलिकॉन से ही दोस्तों आईसी बनती है ना। चलिए अब दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरे में क्या था, रियल टाइम। चलिए चौथे जनरेशन में आ गए। अब देखिए दोस्तों, देखिए हमने पहले में क्या किया, ट्यूब का इस्तेमाल कर लिया, टायर ट्यूब, और सेकंड में दोस्तों हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। और उसके बाद थर्ड में दोस्तों आईसी, किसका इस्तेमाल कर लिया, आईसी। अब देखिए आईसी कर लिया, अब माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा दोस्तों हम प्रोसेसर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे ना, प्रोफेसर यानी चौथे में आते थे प्रोफेसर, यानी याद कर लेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर यानी छोटी छोटी चीजों का हमने यूज किया, माइक्रो प्रोसेसर ना। दोस्तों याद रखेंगे फोर्थ जनरेशन 1971 से 1985 तक चला, और जिसमें दोस्तों किसका प्रयोग किया, माइक्रो प्रोसेसर का, यानी SBI PO 2014 में पूछा गया था कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया, फोर्थ जनरेशन में। और दोस्तों यहीं पर ही VLSI का भी प्रयोग किया गया, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का, और LSI का भी यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है। और इसी पीढ़ी में दोस्तों लैपटॉप का भी निर्माण किया गया, यानी कि लैपटॉप की शुरुआत दोस्तों चौथी पीढ़ी से हो जाती है, ठीक है, चौथी पीढ़ी से लैपटॉप की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। और भाषा कौन सी थी दोस्तों, तो क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, डोमेन आधारित भाषा थी, और सी भाषा का भी प्रयोग किया गया, सी लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों टाइम शेयरिंग था दोस्तों। और वही बात कर लें जैसे एग्जांपल इसके तो है ना, LTR 8000 और IBM जैसे कंप्यूटर दोस्तों इस में आए, ठीक है। दोबारा बता दो पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग दोस्तों, तो आप देखेंगे सबसे पहले किसका, ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, ट्यूब का ना। दूसरे में दोस्तों हम ट्यूब से किस में आ गए, ट्रांजिस्टर में, तीसरे में दोस्तों हम आ गए आईसी में, ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में। और चौथे में दोस्तों हमने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आप दोस्तों अंतिम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। देखिए पांचवी पीढ़ी दोस्तों 1985 से लेकर दोस्तों अभी तक चल रही है, और इसमें दोस्तों प्रयोग किया गया AI का दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बता दें कि ये आपके चैप्टर में एक अलग चैप्टर है, इसको हम कभी विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक, AI, क्योंकि यहाँ इसके बारे में दोस्तों एक अलग ही दिया गया। AI दोस्तों यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित दोस्तों रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और याद रखें दोस्तों AI के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी। कौन है, जॉन मैकार्थी दोस्तों। और इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो SLSI यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड दोस्तों, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इस चीजों को दोस्तों याद रखना है। जैसे देखिए हमने बता दिया, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। पहले में दोस्तों हमने किसका प्रयोग किया, ट्यूब का। दूसरे में दोस्तों किसका हमने प्रयोग किया दोस्तों, तो आपको पता है किसका प्रयोग किया दोस्तों, ट्रांजिस्टर का। तीसरे में दोस्तों हमने किसका, आईसी का। चौथे में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में AI का, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि किस जनरेशन में कौन सी चीजों का प्रयोग किया गया। दोस्तों ये चीजें आपने देख लिया। और भाषा कौन सी दोस्तों, तो OPS5 प्रोलॉग है ना, लिप्स और मरकरी भाषा का प्रयोग किया गया। अब जहां तक मरकरी की बात आती है दोस्तों पांचवें में, तो देखिए मरकरी भाषा के तौर पर दोस्तों पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किया गया, जबकि मरकरी धातु के रूप में दोस्तों प्रयोग इसका इसमें पहली पीढ़ी में किया गया। मरकरी धातु मतलब क्या होता है, पारा दोस्तों, पारा का प्रयोग हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों नॉलेज इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। तो हमने दोस्तों पांचों प्रकार की पीढ़ियां इसमें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ ली। और हमने बताया दोस्तों देखिए अधिकतर इंपॉर्टेंट क्या उनके डेट और दोस्तों
किसका प्रयोग किया गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो हमने पीढ़ियाँ देख ली, बहुत शानदार तरीके देखिए कंप्यूटर पीढ़ी हमने बताया। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ दोस्तों, आप देखिए पहले पीढ़ी में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता था लगभग एक कमरे के बराबर, फिर उसको छोटा किया गया, फिर उसको छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा ना, मतलब ये चीज़ें। और क्षमता भी दोस्तों बढ़ती चली गई, देखिए आकार तो छोटा हुआ मगर क्षमता बढ़ती चली गई, उसकी स्पीड बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, मतलब कंप्यूटर कैसे हम बांट सकते हैं, कितने भाग कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कार्य के आधार पर। देखिए इनको हम 2-3 भागों में बांटते हैं। पहला हम कार्य के आधार पर देखेंगे। कार्य के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। समझिएगा, देखिए हाइब्रिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिनमें दोनों गुण पाए जाए, यानी कि आपसे पूछेगा कि जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाए वो कौन सा होगा, तो वो हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीनों के बारे में हम देखते हैं। देखिए एनालॉग कंप्यूटर की बात कर लें तो एनालॉग कंप्यूटर का, तो एनालॉग में डेटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है, इसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ट्रांसमिशन कहते हैं यार। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, सांकेतिक का प्रयोग करता है, इसमें एक सुई होती संकेत करते हैं। ठीक है, और यार कहेंगे इसे किसी भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, किसकी नहीं होती, एनालॉग। ठीक, अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होती। अब देखिए इसका प्रयोग हम ताप, दाब, है ना, और गति, ध्वनि, प्रवाह आदि के विशेष संकेतों को मतलब प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्पीडोमीटर, देखिए आप जैसे बाइक चलाते हैं दोस्तों, ठीक है, बाइक चलाते हैं तो उसमें दोस्तों आप देखते हैं, अभी समझाते हैं। और भूकंप सूचक वाला दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर ना, वही बोलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ये वाला, जैसे स्पीडोमीटर ना, गाड़ी आप चलाते हैं बाइक, तो दोस्तों इसमें देखिए पहले वाले दोस्तों, अभी क्या है, अभी डिजिटल आ गए हैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें दोस्तों सुई जाती थी। ठीक है, सुई जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी इसका मतलब क्या है, 100 की स्पीड में भग रहा है, सुई यहाँ पे है 100 की स्पीड में भग रहा है। अब देखिए इससे एक चीज समझना चाहिए आपको, देखिए जिससे आपका स्टोपलाइजर होता है दोस्तों, इसमें देखते हैं, है ना, तो ये चीज समझिएगा। इसका मतलब क्या है, ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। यानी एनालॉग में दोस्तों इसको स्टोर करने के लिए कुछ भी स्टोर नहीं करना होता, इसके लिए कोई स्टोरेज क्षमता की जरूरत नहीं होती। क्योंकि दोस्तों इसका काम क्या है, आप जितना भगाएंगे गाड़ी उस पर सुई ले जाएगा, फिर धीमे करेंगे, फिर से सुई यहाँ आ जाएगी। मतलब इसमें दोस्तों क्या होता है, एक सुई के माध्यम से यानी संकेत के माध्यम से दोस्तों ये आपको प्रदर्शित करता है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात कर लें तो देखिए इसमें डेटा को डिजिट्स में प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, और इसमें 0 और 1 दो डिजिट होते हैं दोस्तों, 0 को गलत और 1 को सही प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ये चीज आप कहेंगे, यानी जिसमें डिजिट का प्रयोग करें। और दोस्तों इसका प्रयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया था दोस्तों। ये परिभाषा आपका यूपी SSSC के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में कि भैया किस कंप्यूटर का प्रयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया था दोस्तों, ये पूछा गया था आपके डिजिटल कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन। इसका प्रयोग दोस्तों हम व्यापार और एनिमेशन के क्षेत्र में करते हैं, जैसे दोस्तों डेस्कटॉप और लैपटॉप दोस्तों इसी के उदाहरण हो जाते हैं। इसमें दोस्तों जैसे कैलकुलेटर हम जोड़ते हैं ना दोस्तों, उसमें डिजिट तो आता है कैलकुलेटर, तो आपसे पूछा गया था यूपी SSSC 2015 में कि कैलकुलेटर का कार्य दोस्तों किसके उदाहरण है, तो डिजिट के, क्योंकि उसमें दोस्तों गिनती ही आती है, उसमें कोई सुई नहीं होता कैलकुलेटर में। जैसे आपने 2 दबाए 2 + 2 ऐसे डिजिट तो आएगा, है ना, तो ये चीज़ समझ रहे होंगे। जैसे कि आप देखिए ये चीज़ें, जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों डिजिट दिखा रहा ना कि 18-48 डिग्री दोस्तों फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर नापने के लिए समय देखिए डिजिट में दिखा रहा, तो ये डिजिटल है। जैसे आप अभी बताता हूँ, जैसे आप देखते होंगे अभी की दोस्तों जो स्पीड है ना, स्पीड वाले, जैसे आप देखते हैं मीटर, है ना, मीटर कहते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप स्पीड लगाते हैं ना, वहाँ लिखता है 60, 70, 80, तो डिजिट में जो लिखा हुआ आता है दोस्तों वो डिजिटल हो गया। एनालॉग का तो पहले सुई होती थी, 100 भगा रहे 100 पे दोस्तों सुई जाती थी गाड़ी की, आपका होता है लिख के आता दोस्तों, डिस्प्ले पे लिख के आ गया, इसके लिए डिस्प्ले की आवश्यकता होगी, हाँ इसके लिए डिस्प्ले की आवश्यकता पड़ती है, डिजिटल कंप्यूटर ना, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आप दोस्तों देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए हाइब्रिड क्या होता है, जिसमें मेरे दोस्तों दोनों के गुण मिल जाएं। देखिए इस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों के विशेषताएं पाई। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाते हैं, दोस्तों वो क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। और आपको बता दें इस देखिए इसमें क्या होता है, यह एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलते संबंधित होता है दोस्तों, एनालॉग जो आउटपुट होता है उनको डिजिटल बदल देता है। इनका दोस्तों चिकित्सा में जैसे ECG होता है दोस्तों, और डायलिसिस दोस्तों, ये क्या है, ये किसके उदाहरण होते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ समझ गए होंगे दोस्तों। जिसमें दोस्तों अभी देखते हैं, समझिएगा अभी जैसे होता है, देखिए जैसे कि आप देखते होंगे मीटर लगा होता है,
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों स्पीड वाला मीटर क्या होता है, स्पीड वाला मीटर दोस्तों आपको होता है कि जैसे उसमें लिखा हुआ आता है 60-70, और बगल में दोस्तों पेट्रोल वाला मीटर होता है। पेट्रोल में कांटा होता है कि हाँ इस पे गैस सुई होती है कि अभी पेट्रोल इतना है, अभी इतना है। दोस्तों ये दोनों अगर मिला देने लगभग हाइब्रिड हो गया ना। देखिए स्पीड तो आपकी किस में बता रहा है, डिजिटल में, और दोस्तों ये एनालॉग बता रहे हैं, यानी दोनों का प्रयोग क्या है एक साथ में, तो दोस्तों इसको हाइब्रिड कर सकते हैं। मतलब समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ईसीजी आपने देखा होगा वो क्या है दोस्तों, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। यानी इनमें दोनों गुण होते हैं, और आपको बता दें कि इनका प्रयोग दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अधिक करते हैं, ठीक है। चलिए अब तो हमने देख लिया दोस्तों, अब दोस्तों इनके आकार के आधार पर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमने क्या देखा साथियों, अभी तो साथियों हमने क्या देखा, उनके कार्य करने के आधार पर उनको बांटा हमने, कार्य कैसे कैसे करते हैं भैया। अगर सुई से दोस्तों प्रदर्शित करता संकेत से तो एनालॉग हो गया, अगर दोस्तों डिजिट से प्रदर्शित कर रहा डिजिटल हो गया, अगर दोनों का यूज कर रहा दोस्तों तो हाइब्रिड हो गया। तो हमने कार्य के आधार पर देखा था, अभी आकार के आधार पर हम देखने वाले उनके। साथियों अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के प्रकार आकार के आधार पे, तो भैया आकार के आधार पे हम इनको 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में मेरे साथियों, तो हम कंप्यूटर के प्रकार को आकार के आधार पे दोस्तों 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, जैसे नाम से ही आपको पता चला होगा माइक्रो मतलब छोटा। फिर दोस्तों मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर सुपर कंप्यूटर। ये आकार के हिसाब से, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर के बारे में हम देखने वाले। तो चलिए पहला है माइक्रो कंप्यूटर। आपको बता दें कि यह सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, और देखिए आधुनिक युग क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का ही है। ये चीज़ आपको पता होगा कि अभी समय क्या होता है दोस्तों, अभी हम बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आधुनिक युग क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का ही युग कह सकते हैं। अब देखिए याद रखेंगे कि देखिए इसके छोटे होने के कारण दोस्तों इसको हम ऑफिस और घरेलू उपयोग के लिए कर सकते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। बहुत छोटा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है दोस्तों, इसीलिए इसका प्रयोग हम घरेलू कार्यों के लिए और ऑफिस के लिए दोस्तों, यानी इसको हम सुलभ तरीके से ले जा सकते हैं आसपास में, ठीक है। चलिए, और इसका विकास दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर का सर्वप्रथम विकास दोस्तों किस कंपनी ने किया, तो IBM कंपनी ने किया था, ठीक है। याद रखेंगे विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर का होगा तो अल्टेयर दोस्तों 8800, ठीक है। ये दोस्तों विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर है। और दोस्तों लैपटॉप भी दोस्तों इसी का अंतर्गत आएगा। लैपटॉप के जनक कौन है, एडम ऑसबोर्न, ठीक है। तो लैपटॉप जो दोस्तों आप देखते हैं वो किसके, उसके जनक कौन है, एडम ऑसबोर्न दोस्तों लैपटॉप के जनक हैं। और इसके उदाहरण क्या हो जाए दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण क्या होगा दोस्तों, जैसे डेस्कटॉप हो गया, ठीक, आप देख सकते हो दोस्तों डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप इसकी देखिए क्या है, डेस्कटॉप है, ये दोस्तों किसका उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर का। लैपटॉप हो गया दोस्तों, लैपटॉप भी किसका उदाहरण है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर का। और लैपटॉप के जनक कौन है, एडम ऑसबोर्न, ठीक है। टैबलेट होगा दोस्तों, ठीक है, टैबलेट होगा दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। नोट है ना, नोटपैड हो गया, ठीक है, नोटबुक होगा दोस्तों, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ये सब क्या है, किसके उदाहरण है, तो ये भी किसके, माइक्रो कंप्यूटर। टैबलेट हो गया, पाम टॉप हो गया दोस्तों, हथेली जो रख के कर लेते काम, छोटा होता है ना ये। और नोटबुक दोस्तों ये सभी क्या हैं आपके, किसके उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों SSC CGL 2018 में पूछा गया था कि लैपटॉप दोस्तों किसका उदाहरण है, तो माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लेंगे। चलिए दूसरा दोस्तों मिनी कंप्यूटर। अब देखिए चीज ये भी समझेंगे कि मिनी कंप्यूटर दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा थोड़ा दोस्तों अधिक क्षमतावान होगा और थोड़ा अधिक बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझने वाली चीजें हैं कि यह माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होगा, बिल्कुल क्षमतावान होगा। और दोस्तों आपको बता दें विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन है, PDP, क्या, PDP-1 दोस्तों, ये विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है PDP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा साथियों, तो प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। क्या, PDP का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। दोस्तों आपको बता दें कि मिनी कंप्यूटर गति दोस्तों 10 से 30 MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, यानी इतने तगड़े से ये काम करता है। MIPS का फुल फॉर्म होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों आपको बता दें बड़े ऑफिस में करते हैं, रेलवे में करते हैं, कंपनियों में डेटा स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया, जैसे HP 9000 और RICS 6000 दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा दोस्तों, ये दोस्तों सबसे बड़ा उदाहरण इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यार कहें विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा होगा, PDP-1, ठीक है। चलिए आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों। मेन फ्रेम की बात कर लें तो ये उच्च भंडारण वाले बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, यार कहेंगे मतलब कि इनकी भंडारण क्षमता उनसे अपेक्षा अधिक होगी, ठीक है। देखिए जैसे ज़्यादा आगे जाएंगे दोस्तों उनकी भंडारण क्षमता भी आगे ज़्यादा होगी ना। अब देखिए इनका प्रयोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है, तो अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसके लिए, तो दोस्तों भुगतानों का ब्यौरा रखने के लिए, कर्मचारियों का भुगतान करने आदि के लिए दोस्तों, यानी मतलब कि आप समझ सकते हैं कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें दोस्तों इसी का प्रयोग किया था। जैसे मान लीजिए दोस्तों अमेजोन है ना, तो इसके वहां दोस्तों सुपर कंप्यूटर का होगा, और दोस्तों उससे नीचे लेवल में दोस्तों इन्हीं का प्रयोग किया था दोस्तों। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, मतलब एक साथ कई लोग इस पे काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर, ठीक है। और आपको बता दें कि प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा, तो हार्वर्ड मार्क 1 सबसे
प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और सबसे प्रसिद्ध मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है? तो यूनिवैक जिसका फुल फॉर्म होगा यूनि से दोस्तों यूनिवर्सल, और दोस्तों वैक से क्या हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल, ए से दोस्तों क्या होगा ऑटोमेटिक, और सी से कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवैक है ना, तो यूनिवैक है ना, तो यार कहेंगे यूनिवी है ना, UNIV से क्या हो जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल हो जाएगा, ए से दोस्तों क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, और सी से हो जाएगा कंप्यूटर। तो यूनिवैक का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और दोस्तों इसके उदाहरण और कौन से होंगे दोस्तों, किसके, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, और IBM 370, ठीक, और यूनिवैक, ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं। चलिए चौथा दोस्तों और अंतिम दोस्तों क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, यह कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं विस्तार, उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है, तो बहुत बड़ा आकार होता है सुपर कंप्यूटर का। किसका? सुपर कंप्यूटर का। आपको बता दें सुपर कंप्यूटर गति किसमें मापते हैं दोस्तों, FLOPS, फ्लॉप्स में दोस्तों, यानी कि FLOPS का फुल फॉर्म होगा फ्लोटिंग, F से फ्लोटिंग है ना, ठीक है, तो FL से फ्लोटिंग हो गया, O से दोस्तों पॉइंट ना, सही समझिएगा, फ्लो से दोस्तों फ्लोटिंग होगा, और पी से दोस्तों पॉइंट होगा, और ऑपरेशन प्रति सेकंड दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, इसमें मापी जाती है ना। तो आपसे पूछेगा किसमें सुपर कंप्यूटर गति किसमें मापते हैं, तो फ्लॉप्स में, ठीक है, याद रखेंगे। और सो यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, इसमें अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, दोस्तों सुपर कंप्यूटर की खास बात होती है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इसका प्रयोग ना बहुत बड़े बड़े कामों में किया जाता है, जैसे दोस्तों आपको बताएंगे कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक शोध के लिए दोस्तों, बड़े बड़े अनुसंधानों में इसका प्रयोग करते हैं सुपर कंप्यूटर का। और यहां से क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, ठीक, कहीं कहीं दोस्तों परम 10,000 भी मिल जाता है, तो याद रखेंगे, तो परम 8000 है, तो दोस्तों बिल्कुल सही होगा, परम 8000 क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और दोस्तों इसे बनाया किसने, तो 1991 विजय भाटकर जी ने बनाया दोस्तों, लॉन्च किया था। ये SSC CGL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि परम कंप्यूटर दोस्तों किसने डिजाइन किया, दोस्तों किसने बनाया था, तो विजय भाटकर ने, ये SSC CGL 2018 में पूछा गया। और ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, कौन सा, परम 8000 दोस्तों, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। आपको बता दें कि परम दोस्तों CDEC कंपनी पुणे में दोस्तों विकसित किया गया था ना। अब तो देखिए भारत का हमने देख लिया दोस्तों कौन सा है, परम 8000। विश्व की बात कर लें तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे 1 था दोस्तों, ये 1976 में इसे बनाया गया था। और सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो सरम्योर क्रे है ना, देखिए इन्होंने ही बनाया अपने नाम पे, ठीक है, तो सरम्योर क्रे दोस्तों ये क्या हैं, ये सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों क्रे 1 है, कब विकसित किया गया, 1976 में। याद रखें दोस्तों विश्व का सबसे तेज दोस्तों सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन है, देखिए वर्तमान में जब हम पढ़ा रहे हैं तब फ्रंटियर है दोस्तों, ठीक है, अमेरिका का। दूसरे नंबर पर दोस्तों फुगाकू है जापान का, ठीक है। और वही बात कर लें कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत दोस्तों, जिसे विश्व में 75वीं रैंक मिली है, ठीक है। एरावत दोस्तों विश्व का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और आपको बता दें देखिए बहुत सारे दोस्तों सुपर कंप्यूटर हैं भारत में, मगर दोस्तों ये आपका एरावत पहले स्थान पे है। यही बात करें दोस्तों प्रत्यूष की, तो याद रखेंगे प्रत्यूष पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर, यानी आपसे पूछेगा कि पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर कौन सा, प्रत्यूष, जिसे IITM पुणे में अनावरण किया गया। ये SSC CGL 2017 में पूछा भी जा चुका ये क्वेश्चन है। तो साथियों आई होप दोस्तों ये सभी चीजें आप समझ चुके होंगे, मगर दोस्तों कुछ चीजें छूट जाती हैं उनको मैं आपको कवर करा दूं। जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, ये चीज़ें आपको अलग से मैं बता रहा हूँ, दोस्तों इनको अलग से कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, देखिए यह एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ तैयार किया गया माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली है, ठीक है। याद रखेंगे यह बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, परंतु दोस्तों ये अपने प्रोसेसर पर ही निर्भर रहेगा। देखिए किसी का हिस्सा तो हो सकता है, मगर दोस्तों ये काम अपने ही प्रोसेसर से करेगा। जैसे सेल फोन हो गया दोस्तों, कैमरा होगा और डिजिटल घड़ी, दोस्तों ये एग्जांपल आपके IBPS PO 2013 में पूछा गया था कि एम्बेडेड कंप्यूटर का एक उदाहरण दोस्तों डिजिटल घड़ी दोस्तों, ठीक है। डिजिटल घड़ी यानी स्मार्ट वॉच दोस्तों जो भी है डिजिटल घड़ी है वो एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। अगला है क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिएगा क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर दोस्तों रिचर्ड फीमोन द्वारा विकसित हुआ था, ठीक है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर किसने विकसित किया, रिचर्ड फीमोन, ठीक है। आपको बता दें जो गणना के लिए दोस्तों क्वांटम मैकेनिकल
प्रतिभास का उपयोग करता है। तो ये गणना करता है तो किसके आधार पे, क्वांटम मैकेनिकल और प्रतिभास का उपयोग करके। और आप बता दें कि यह सबसे तेजी से कंप्यूटर की कॉपी करने वाला मस्तिष्क का काम करता है। दोस्तों ये IBPS PO 2013 में पूछा गया कि सबसे तेज दोस्तों कॉपी करने वाला मस्तिष्क काम कौन करता है, तो क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका IBPS PO 2013 में पूछा गया। उसका दोस्तों नैनो कंप्यूटर की बात कर लें तो यह दोस्तों कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होता है। जैसे हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था ना, उससे भी छोटा होता है नैनो कंप्यूटर। नैनो टेक्नोलॉजी दोस्तों अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु दोस्तों नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग पर विचार करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके IBPS क्लर्क में पूछा गया। दोस्तों ये भरना होता था ना, यहाँ दोस्तों खाली जगह होती है, 4 ऑप्शन होते हैं उसके कि स्पेस होता है दोस्तों, फिर अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु दोस्तों नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ये आपसे पूछा गया था कहाँ, IBPS क्लर्क 2017 में। दोस्तों ये हो गया कंप्यूटर क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए जो कि थोड़ा सा अलग है, जो कि हमने उसमें नहीं डाले, तो इसको हम अलग से बताते हैं। प्रश्न क्या था कि किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। दोस्तों किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। आपको पता है ये SSC सीजीएल 2017 में पूछा गया। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी जिसका फुल फॉर्म का एडवाइक का निर्मित किया। दोस्तों एडवाइक किसने बनाया, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक, SSC सीजीएल 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता था कि एक पर्सनल कंप्यूटर को फिर स्पेस से यहाँ पे भरना था। ठीक है, सही, 4 ऑप्शन में से भरना था, स्पेस था। तो एक पर्सनल कंप्यूटर को की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया था। किसके, तो किसी व्यक्ति का, है ना। देखिए पर्सनल कंप्यूटर का था किसी व्यक्ति का, तो दोस्तों ये आ जाएगा, यहाँ पे भरना था किसी व्यक्ति का। दोस्तों IBPS PO 2015 में पूछा गया। अगला है, कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया। दोस्तों तो आपको बता दोस्तों कौन सा ऐसा कंप्यूटर जो एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया गया, उसको दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जिसको हम PC कहते हैं ना। ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। तो SBI PO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम लैपटॉप कह सकते हैं दोस्तों। ये SBI क्लर्क 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम लैपटॉप बोलेंगे। ठीक है, और लैपटॉप की शुरुआत दोस्तों चौथी पीढ़ी से शुरू हो जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किया गया कंप्यूटर होता है दोस्तों, कौन सा होता है, तो विशेष पर्पज कंप्यूटर SBI क्लर्क 2021 में पूछा गया था। दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर का परिचय दोस्तों, इसको हमने लगभग समाप्त कर दिया है दोस्तों। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं अब हम आगे वाले वीडियो देखेंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप वास्तव में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, जुड़ सकते हैं। मात्र 399 रुपये दोस्तों आपको संपूर्ण कनिष्ठ सहायक के दोस्तों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसमें आपको बता दें कि संदीप सर और संजीव सर दोस्तों खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। ठीक है, ये आपको दोस्तों हिंदी, GK, UP GK और कंप्यूटर और GK दोस्तों पढ़ाने वाले। उसके अलावा संदीप सर आपको साइंस क्लासेस देते हैं। ठीक, विवेक सर दोस्तों आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले, जो कि दोस्तों पता थे MTS में सेलेक्टेड थे, जिसे छोड़ के ये ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड ज्वाइन कर लिया। किसी भी प्रकार की जानकारी है दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये हमारी ड्रीम बैच है। अगर आप पुलिस के साथ जुड़ना था, पुलिस के बैच के साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं मात्र 399 रुपये में। ज्ञान RBL ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। और ये दोस्तों हमारा समर्पण बैच है। ठीक है, इसे आप चाहते हैं ले सकते हो दोस्तों 399 रुपये में। इसमें साइंस, GK, हिंदी आपको संपूर्ण तरीके से पढ़ाई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।